नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा कार्यक्रम है इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं जिनका बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। ये हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि अहमदाबाद से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री उमा शंकर यादव। आप साहित्य, सिनेमा, प्रकाशन और अन्य विधाओं में बहुआयामी व्यक्तित्व हैं और आपका जो कार्य क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने आज आपको इस मंच पर आमंत्रित किया है। थोड़ी देर में अहमदाबाद से हमारे सामने जुड़ेंगे उमा शंकर दीक्षित, क्षमा कीजिएगा, उमा शंकर यादव। अभी हमारे साथ मित्र जुड़ने शुरू होंगे, उनका परिचय मैं थोड़ी देर में देता हूं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे आज के अतिथि हैं, हम उनको अहमदाबाद से जोड़ते हैं, श्री उमा शंकर यादव। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रैना साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत ही प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है। मैं कभी न कभी जुड़ता रहता हूँ बीच बीच में जब भी मौका मिलता है। और हमारे सभी मित्रों को जो जुड़ रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए रैना साहब को, हम सबको, क्रिएटिव लोगों को। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सदानंद मिश्र जी कनाडा से हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और वंदना गुप्ता जी जो सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। इस तरह से और मित्र हमारे साथ अब थोड़ी देर में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि शुरुआत निशा चंद्रा जी जुड़ गई, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि जी। मेरे मित्र जानते हैं, आज के हमारे जो अतिथि हैं उमा शंकर यादव, आप बहुत ही सक्रिय हैं सिनेमा, साहित्य, प्रकाशन के क्षेत्र में। और आपकी एक और विशेषता है, पिछले कई सालों से आप अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। ये सालाना इवेंट है आपका, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप कभी कभी देश विदेश से भी और अपने भारत के अन्य प्रदेशों से साहित्यकारों को, सिनेमा से जुड़े व्यक्तित्व को और इस तरह से कई कलाकारों को उस मंच पर लाते हैं। और आपने उस मंच को बहुत संपन्न बनाया है अपने श्रम से और अपने काम से। विक्रम जयाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। तो बातचीत में यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ उमा शंकर जी, कि कहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ है, वास्तव में कहाँ आपका जन्म हुआ है, ये मैं जानना चाहूँगा। रैना साहब, जी। जन्म मेरा रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये लेट 60s की बात है जब मेरा जन्म हुआ था वहाँ पे। मतलब आज़ादी के करीब 17-18 साल गुजरे थे। और उसके बाद से फिर अराउंड 17 साल की उम्र में हम वहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ दिए थे। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था हमने 1985 में। 17 ईयर्स 4 मंथ्स की उम्र थी उस समय मेरी। बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए गए थे। बैंगलोर में ट्रेनिंग करने के बाद 15 साल मैंने इंडियन एयरफोर्स में रडार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था हमारा, जिसमें डिजिटल सिस्टम जो रडार्स के होते हैं उसको हम देखते थे, उसकी टेक्निकल चीज़ें देखते थे। 2001 में हमने अहमदाबाद से ही इंडियन एयरफोर्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके छोड़ा था। तब से यहीं पे हैं और बाकी चीज़ें तो आप के सामने ही हैं। इंडियन एयरफोर्स में जाने की क्या आपकी विशेष रुचि थी, या आप नौकरी की तलाश में थे और आपने ज्वाइन कर लिया इंडियन फोर्स? ये एक बड़ी बहुत अद्भुत कहानी है। हम एक फिल्म भी बना रहे हैं। ड्रॉप आउट। वो ड्रॉप आउट वाली जो कहानी है उसका इससे कुछ संबंध है। एक्चुअली मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, जो यूपी स्टेट पॉलिटेक्निक
एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, वहाँ से हमने 1 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। दूसरे साल में थे, करीब आधा समय गुजर गया था, नवंबर तक का महीना चला गया था। फिर हमें लगा कि ये हम गलत जगह आ गए हैं और ये हमारे बस का नहीं है, मतलब ये बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि फिल्म भी देखना है और उस फिल्म में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों का जो मेंटल प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस, और वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद कैसे डील करते हैं मेंटल हेल्थ के इशूज से। तो दैट वाज इन 1984 आई एम टॉकिंग अबाउट। 84 में हमने टॉप किया था सारे, बचपन से ही स्कूल्स और कॉलेजेस, मतलब 10th का हमने कॉलेज टॉप किया था अपना, 8th में तो डिस्ट्रिक्ट टॉप थे, फिर लखनऊ रीजन टॉप था। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब हमें करना कुछ और था, हमने ज्वाइन कर ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब वहाँ जाके हम फंस गए कि यार पढ़ाई भी छोड़ दिया और ये भी नहीं हो रहा है। तो दैट वाज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। मेंटल हेल्थ, एक्सपेक्टेशंस, आई कांट टेल इट टू एनीबडी, neither to my friends nor to my family members, but हम ऐसा चाहते कि मौके हमेशा हमारे आसपास होते हैं, पर हम क्या उनको एक्चुअली अपनाने के लिए तैयार हैं, ये एक अहम सवाल है। और हमने जीवन में जब भी मौके मिले हमें उनका हमने बहुत ही उपयोग किया, और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आज का मौका है आपसे बातचीत करने का। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका वास्तव में परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा है? आपके पिताजी किस फील्ड में थे, और क्या कोई ऐसा माहौल था कि जिसकी वजह से आप फिर लिटरेरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, या ये स्वतः आपने इसका चयन किया है? देखिए, ये जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं ये तो हम ये कहेंगे कि हमारा पढ़ने लिखने का शौक तो पहले से ही था। और आप जानते होंगे जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको बस पढ़ना लिखना ही अच्छा लगता है, और पढ़ने लिखने में एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपके एकेडमिक्स खत्म हो जाते हैं तो फिर ये लिटरेचर होता है सब कुछ। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज ए लिटरेचर। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब में थे, एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपको एग्जाम्स नहीं क्लियर करने, एग्जाम क्लियर करके आप किसी जॉब में आ गए होते हैं, वहाँ भी आप बस पढ़ते ही रहते हैं। अब आपको एग्जाम तो देना नहीं, तो आप क्या पढ़ेंगे? अभी हमें किताबें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फिक्शन पढ़ेंगे या लिखेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं बस उनको पढ़ना अच्छा, एक्चुअली जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, रैना साहब यहाँ पे डिफरेंस है। एक होते हैं एक्चुअली पढ़ने वाले लोग, आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको बस पढ़ना ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग होते हैं एग्जाम पास करने, वो दे मे बी वेरी जीनियस, इवन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बट वो एग्जाम पढ़ने के बाद उनका पर्पज क्या होता है कि हमें एग्जाम हमने पास कर लिया है और हमें जॉब मिल गया है, हमें जो भी चाहिए था जॉब या व्हाटएवर पर्पज जहाँ होगा, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई से रुचि चली जाती है। दे गेट इनटू माया के जो माया जाल में फंस जाते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली, मैं अपनी बात करूँ और हमारे तरह बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिन लोगों को बस पढ़ना लिखना ही अच्छा लगता है आज भी। तो जॉब के बाद भी ये पढ़ने लिखने का सिलसिला था। जॉब के बाद हमें एग्जाम तो देने नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के एग्जाम जरूर होते थे, क्योंकि हमने बहुत अर्ली एज में जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद की सारी पढ़ाइयाँ हमने जॉब के टाइम पे ही करी या बिजनेस के टाइम पे की। तो आज भी पढ़ने लिखने का सिलसिला है, और पढ़ने लिखने में फिर ये लिटरेचर ही बचता है बाद में, और एग्जाम तो पास नहीं करने। तो दिस इज़ हाउ दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो उनके लिए एक जानकारी भी हो सकती है, या उसको वो वापस उसमें जाके सोच भी सकते हैं कि हाँ यार, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ता था बचपन में, एग्जाम में, स्कूल में या कॉलेजेस में, अभी पढ़ रहा हूँ क्या, नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब ये है कि हमारा पर्पज़ क्या था पढ़ने का, अदरवाइज तो पढ़ते ही रहोगे फिर आप। आज भी मैं बहुत बड़े सीनियर IAS ऑफिसर्स वगैरह से भी जब बात करता हूँ, तो जो एक्चुअल पढ़ने वाले लोग हैं वो तो पढ़ते ही हैं, 5-6 न्यूज़पेपर, 2-4 किताबें, ऑफिस में भी उनको बस पढ़ना ही अच्छा लगता है। काम तो ठीक है, काम जो करते हैं वो तो ठीक ही है, काम तो अपना करते ही हैं, सबसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट पढ़ना एक वो है। तो यही है बस, इसका आंसर आपके सवाल का यही है कि पढ़ना ही है। कौन सी पुस्तक आपको याद है जिसने आपको इतना प्रेरणा दी है, इंस्पायर किया है, और जिसको आप उम्र भर याद रखेंगे कि आपने इस पुस्तक ने आपके जीवन को आगे बढ़ा दिया है? बहुत ज़्यादा पुस्तकें तो सभी पुस्तकों में कुछ ना कुछ तो मिलता ही। देखिए, हम लोग तो पब्लिशर भी हैं, और किताबें अपने हर फेस्टिवल में हम कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और हर किताब में हमें कुछ ना कुछ मिला ही है। कोई किताब को हम ऐसे नहीं कह सकते कि
इससे हमें कुछ नहीं सीखने को मिला या इससे सब कुछ सीखने को मिल गया। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जिनको आप एक अपने लिए मंत्र मान लेते हैं। जैसे जब मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पढ़ता हूँ, द रोड लेस टेकन, वो हमारे लिए एक मंत्र है कि roads when the roads were passing through the woods, if I can remember the rightly, I mean, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So instead of Wonderful. taking a road less taken, instead of taking the road which is taken by everybody, I took the road which is less traveled by. The lines are different. क्या But बात meaning है, is क्या बात है। meaning is different. Meaning is same. Like I took the road less traveled by, and that has made all the difference. क्या Let बात me है, remember. क्या बात है। I'm remembering it right now. I shall be telling this with a sigh through the ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. वाह, हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। So this is something which has been a mantra of life. And when we talk to the people, if you walk in the crowd, probably you may become the part of crowd. But if you take the roads, you need courage, you need daring, you need kind of vision, you need to be confident on yourself for that purpose. So those who take the roads which are less traveled, ये मंत्र था जो हमें आज भी गाइड करता है और बचपन से भी गाइड करता आया है। बाकी सभी किताबों ने कुछ ना कुछ रैना साहब सिखाया ही है। हम जो भी किताब पढ़ते हैं कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाता है। जी। कुल मिलाकर जो मैं आपकी बात से समझ गया कि जीवन को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और जो संघर्ष इसमें निहित है, जो करना है, वो तो करना ही चाहिए और आप अपने ईमानदारी मन से, सच्चे मन से उसको आगे बढ़ते रहिए और उस रोड को चुनिए, चयन करिए जिस पर आपको अपना भविष्य, अपना आगे वाला संसार दिखाई देता है। जी, बिल्कुल। मैं तो इसको इस तरह से ही लेता हूँ कि हमें बिल्कुल अपने जो पैशन को भी फॉलो करना चाहिए, जो एक्चुअली अच्छा लगता है। जैसे आई कैन सी यू लव द प्रोग्राम। आप जिस उत्सुकता के साथ, जिस क्यूरियोसिटी के साथ आप प्रोग्राम करते हो और उसको प्रिपेयर करते हो और बात करते हो लोगों से, वो दिखता है कि यू लव इट और वो झलक रहा है आपके प्रोग्राम में। आपके प्रोग्राम की जो क्वालिटी है उनमें भी झलक रहा है, जैसे लोगों को लाते हो आप, जिस तरह बात करते हो। तो जब आप किसी काम को प्यार कर रहे होते हो तो आप उसको एंजॉय भी करते हो, उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है उसके। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअली हम बार बार अपनी फिल्म पे आ जाते हैं। वो फिल्म में यही है कि अगर आप अपने वहाँ पे एक बात होती है, एक बहुत ही क्यूट स्टोरी है, लव स्टोरी है हमारे हीरो और हीरोइन के बीच में। वो यही बोलती है कि अब 1.5 साल बाद तुम क्या कर रहे हो, अब तुम छोड़ रहे हो, अब तुम ड्रॉप हो रहे हो। वो बोलना पर इंटरेस्ट का क्या, हमारा इंटरेस्ट तो कुछ और है, हमारी दुनिया तो कहीं और है। अब बोले अब 1.5 साल और है और कर लो, पर हमारी दुनिया तो कहीं और है, उसका हम क्या करें। तो ये जो हमारी दुनिया है, हमारा पैशन है, दैट इज लाइंग समवेयर एल्स, वो कहीं और है। अगर हम उस दुनिया तक पहुंच जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा और हम एक गिल्ट लेके नहीं जिएंगे। हमारा जीवन एक गिल्ट की तरह, एक अपराध बोध के साथ नहीं जिएंगे कि यार हमें करना कुछ और था और क्या बात है, कर क्या बात कर रहा हूँ। तो वो पूरा जीवन का, हो सकता है आप छोटा काम कर रहे हो, हो सकता है बड़ा काम कर रहे हो, पर वो अपराध बोध जरूर रहेगा कि यार। और मैं जब भी बातें करता हूँ, आप भी करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, यार मैं करना तो कुछ और चाहता था बट कर कुछ और रहा हूँ। तो अब उसका रिजल्ट भी सब जगह दिख जाता है कि आपको करना कुछ और था और कर कुछ और रहे हैं। तो जो लोगों को जो कुछ करना था और वही कर रहे हैं, वो ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हमें कोशिश यही करना चाहिए कि छोटा बड़ा सोचने की बजाय वही काम करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जो हमें अच्छा लग रहा हो और जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। तो जो आपके विचार हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो आपकी पृष्ठभूमि जो आपने बनाई है, तो आपको लग नहीं रहा है उमा शंकर कि आपको टीचर होना चाहिए था, टीचिंग जॉब में जाना चाहिए था, ताकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को पैदा कर सकते थे?
सर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश में पर्टिकुलरली अपने देश में टीचर्स बहुत हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं। आई कैन टॉक अबाउट माई टीचर्स इन 1972। उस टाइम पे हमें जिस तरह से पढ़ाते थे 72, 73, 74 वगैरह में, इतने ज्ञानी लोग हुआ करते थे। हमारे देश में जो कमी है, जिसको हमें हमारी मैं पर्टिकुलरली एक मिशन और विजन मानता हूँ उसको, हमें कुछ क्रिएट करना है नया, हमें प्रोड्यूस करना है। आपको शायद पता नहीं जानकारी है कि नहीं, हमारी फैक्ट्री भी है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने हमारा जो सॉल्यूशन बिजनेस है आइकॉन बारकोड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये हम बहुत प्यार से चलाते हैं। ये प्यार से इसलिए क्योंकि हम इसमें बिजनेसेस को टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। अगर हमें किसी ने अप्रोच किया कि आप मैं ये शोरूम खोलने जा रहा हूँ या फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, मुझे हमारे डिस्पैच के लिए सोल्यूशन चाहिए, हमारे बिलिंग के लिए चाहिए, हमारे इन्वेंट्रीज के लिए चाहिए, मैं अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, बिकॉज हम टेक्निकली ट्रेंड, हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बेसिकली क्वालिफाइड, तो हम ये काम कर सकते हैं ज़्यादा। टीचर का काम तो अपने देश में सब कोई कर सकता है। ज्ञान तो आपको सड़क पे चाय वाले लोग भी बहुत बढ़िया दे देंगे, कोई भी दे देगा, ज्ञान बहुत है अपने देश में। हम अपने लोगों से ज़्यादा हम इंसिस्ट करते हैं जो हमारी तरह के लोग हैं टू हेल्प इन ग्रोइंग द कंट्री यार, हेल्प इन ग्रोइंग द जीडीपी, हेल्प इन प्रोडक्टिविटी, हेल्प इन क्रिएटिविटी। अभी जो हम ये कर रहे हैं, ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा हमने 2 फिल्में बनाई पहले, शॉर्ट फिल्में 2 हिंदी, एक हिंदी की थी हीरो और रांझा, बहुत अच्छा काम कर रही जो वेव्स पे, और सुखनाथ मोगरानी वार्ता, वो भी बहुत अच्छा चल रही हैं दोनों। उसके बाद अभी हम फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म बना रहे हैं, शूटिंग हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हमारा बिजनेस चल ही रहा है। हम साहित्य के पे भी काम कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पर्टिकुलरली जो बातें अच्छी कर सकते हैं, बातें करने के बजाय हमें अगर कुछ हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में या प्रोडक्टिविटी में देश की ऐड कर पाएँ, जो हमारे यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। हम टेक्निकल प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री है हमारी, हम उसमें, और इस तरह से चलती कि हम हफ्ते में 1 आध बार जाते, फिर भी वो चलती ऑटो मोड में। तो हमारे जैसे लोगों को पर्टिकुलरली इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी ज्ञान तो मिल जाएगा सर, ज्ञान देने वाले और टीचर लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। पुराने टाइम से आए, हमारा देश तो विश्व गुरु पहले से ही था और आज भी है और होगा भी। जी। मैंने अक्सर ये देखा है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, कई एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व करते रहते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो पब्लिशिंग में भी आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और जी। ट्रैवलिंग भी आपका बहुत एक पैशन है। तो हाउ डू यू मैनेज इट? कैसे आप इसका मैनेजमेंट कर पाते हैं? और हमेशा आपको मैंने कार्य में देखा है, आई हैव नेवर सीन यू कि आप बैठे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक है आप। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर हम कुछ नहीं करते ना तो लगता है समथिंग इज मिसिंग। हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। आज मैं अपने डायरेक्टर से बात कर रहा था, ओंकार जी से, जिन्होंने हमारी फिल्म को डायरेक्ट किया है, गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म अभी जो हम बना रहे हैं। तो हम यही बात कर रहे थे यार, वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट अदर स्टोरीज। अभी हम लोग जब बाराबंकी और लखनऊ और उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे थे फिल्मों की, तो रैना साहब वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले, और आप उन लोगों को मिलोगे तो देखोगे कि दुनिया में अब लाखों तरह की स्टोरीज हैं, लाखों तरह की कहानियां हैं, जिनको आप सुन सकते हो, कह सकते हो, बता सकते हो। तो जो मैं ये बात कर रहा था कि हमने सोचा कि वो कहानियां हैं, उन कहानियों को भी हम किताब के फॉर्म में या इवन स्क्रीन में उतार सकते हैं। तो हमारी ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं, उसके बावजूद हम दूसरी प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट सोचना शुरू किए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी एडिटिंग, म्यूजिक और डीआई और वो सब पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही। तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, स्ट्रेट वे इसके बाद हमें कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि अब दिमाग की क्रिएटिविटी ऐसी है कि दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए। बताए ना कि हम लोग जो पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे शुरू से, तो पढ़ने वाले की कोई वो नहीं बात कर रहा हूँ कि नहीं बड़ा मतलब कोई ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये कह रहा हूँ कि दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। अब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, अगर वो नहीं करेंगे तो देन यू कैन फॉल सिक। I can fall sick rather, not you exactly. If I don't do anything, then there are the chances, and these are happening very nicely. अच्छी तरह से हो रही चीजें, because लोग बाग अच्छे मिल जाते हैं और काम अच्छे हो जाते हैं, इसलिए काम हो रहे हैं और बड़ा सुख मिलता है उनसे, और समृद्धि भी होती है इनको। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, और मैंने आपको काम करते हुए देखा है, इतना काम करने में तत्पर रहते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके कार्यों में जी। सम्मिलित हैं, वो बहुत डेडिकेशन के साथ आपके साथ रहते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने फ़िल्म की हाँ, बात कही अभी, ये जो ड्रॉप आउट है, तो जी। क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों आपने ये इस पिक्चर को बनाया है? क्या कारण है? एक्चुअली ये पिक्चर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि आज के टाइम में आप देखेंगे तो आज का जो हमारा टाइम है वो एजुकेशन का टाइम है जहाँ पे बच्चे इसे बहुत सारी ये फिल्म बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे मसलों को दर्शाती है। एक तो ये दर्शाती है कि कैसे कैसे बच्चे मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ रैना साहब कि जो प्रैक्टिकली बच्चे हमारे पास तो आते रहते हैं कॉलेजेस वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले आईआईटीज वाले आईएम्स वाले मैंने उनसे बात किया है और उनसे बात करने के बाद हमने जो ये देखा है कि जो पेरेंटल एस्पिरेशंस हैं एक्सपेक्टेशंस हैं उनके खुद के एस्पिरेशंस हैं दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग they are doing IITs, they are doing IIM, they are in engineering colleges, they are in management, but they are just not knowing what they are doing कि हम इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है प्लेसमेंट में पैकेज भी मिल जाएगा पर पैकेज के बाद हम कैसे compete करेंगे उस दुनिया में और हम वो क्या करने वाले हैं जाके इन समस्याओं को उजागर करती हुई वो फिल्म है हमारी जो ये बताएगी कि देखो आपको पेरेंट्स के लिए भी पर्टिकुलरली और स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो हमारे एक्सपेक्टेशन रखने वाले समाज से हैं उनके बारे में भी वहाँ पे है कि देखिए आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि ये बच्चा बड़ा होके हमारे लिए 500 करोड़ रुपए कमा के दे देगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा 100 करोड़ का पैकेज मिलेगा 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा 50 लाख का मिलेगा 20 लाख का मिलेगा 10 लाख का मिलेगा। अब ये हो सकता है कि समाज की जो अभी हमारी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रही है अभी हमें आज़ाद हुए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी अब हम लोग मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का जो स्ट्रेंथ बढ़ा है तो लोगों की शायद आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं या सोच रहे हैं कि कहीं बाद में दिक्कतें ना हो सकता है इस तरह की वजह से हम सब लोग इन चक्करों में फंस जाते हैं जिसको साइकिल बोलते हैं विशियस साइकिल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके बच्चे अभी आईआईटीज में चले गए हैं आईआईएम में चले गए हैं मेरे उम्र वाले लोगों के बच्चे अब यार वो ओल्ड हो गए हैं। मैं बोला यार तुम अभी जब अभी मैं लखनऊ में मिले कुछ लोग मैं बोला जब हम लोग पढ़ रहे थे अब हम उसी साइकिल में वापस आ गए हमारे बच्चे वही कर रहे हैं हमारे बच्चे सिमिलरली दे आर जस्ट गोइंग टू स्कूल दे आर लुकिंग फॉर सम जॉब दे आर राइटिंग फॉर एग्जाम्स एंड वी आर सपोर्टिंग देम तो हमारा जीवन तो फिर उसी में गुजर गया या फिर हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो हमें लगा कि नहीं लेट अस गेट आउट ऑफ इट हमें इससे बाहर जाके कुछ हम करें हिम्मत दिखाएं कुछ करने की। तो ये फिल्म कुछ ऐसी है जहाँ पे शील्डिंग्स जो हैं वो ब्रेक होंगी जस्ट गोइंग आउट लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड मैसेज ये है इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है जो देखना चाहिए कि नेवर एवर क्विट जीवन में कभी क्विट नहीं करना है। मतलब जो आज आपके टाइम में आप सुइसाइड्स देख रहे हैं बच्चों के नीट में नहीं हुआ सुइसाइड रोज पेपर में आया कहीं आईआईटी में क्रम्बल कर रहे हैं बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम से तो और ये साथ में फैमिली का सपोर्ट साथ में फैमिली एक ऐसी सपोर्टिंग फैमिली है कि तुम चिंता मत करो। फिर में एक बार माँ बोलती है बेटा तुम चिंता मत करो तुमको जो पढ़ना है जो करना है करो मैं हूँ तुम्हारे साथ माँ के पास एक पैसा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आजकल जो फिल्में बन रही है खास करके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो कितना सफल रहेगी आपकी पिक्चर ये क्योंकि अपने आप में तो ये आपने बहुत बहुत अच्छी समस्या बहुत अच्छा विषय लिया है लेकिन आजकल जो ओटीटी पर परोसा जाता है तो उसकी अपेक्षा उसके उसमें कितना आपकी ये फिल्म आगे जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारी फिल्म की अभी एडिटिंग चल रही है हमने देखा आज ही देखा हमने फर्स्ट कट इतनी बढ़िया जा रही है हमारे जो हमारी जो कहानी है हमारा जो एक्ट किया है पूरी टीम ने जान लगा दी। हम लोगों ने रात में सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक हम लोग काम करते थे और रैना साहब वहाँ पे लखनऊ में मई में इतना गर्मी हुआ करती थी। बहुत सीनियर एक्टर राजेंद्र गुप्ता साहब आए थे हमारे बहुत ही एक अहम रोल हमारी फिल्म में निभा रहे हैं। हमारा एक बस का सीन था इतना गर्म थी वो बस एकदम आग लग रही थी ऐसा लग रहा है कि वो जल रही है ऊपर से। अब उसमें कोई एसी नहीं पुराने टाइम की बस थी वो क्योंकि हमारा वो सीन था 84 का बस का। अब उस टाइम पे हम एसी बसें नहीं दिखा सकते थे एसी बसें नहीं थी हमारे पास और वो जल रही थी उसमें इतना मेहनत किया है एक्चुअल सीन गांव की महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई हैं सारी यूपी के गांव की महिलाएं
तो मतलब सब लोगों ने इतना मेहनत किया है और इतने रिमोट लोकेशंस, एक्चुअल लोकेशंस, एक्चुअली हम लोग एक्चुअल लोकेशन पे शूट किए, कहीं सेट नहीं क्रिएट किए हैं। तो ओटीटीज में आपने देखे होंगे कि टॉप में चलने वाले जो कंटेंट हैं आज के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वही हैं जिनमें कुछ नहीं है, जो आप जिनकी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो नहीं है, वो टॉप पे हैं। तो हमारे कंटेंट को आप कहीं कुछ उसी नज़रिए से देख सकते हैं कि वो सब कुछ है, फैमिली एंटरटेनर है, इमोशनल जो आपको कनेक्ट करेगा, बांधेगा, गाने हैं इसमें, बहुत अच्छे गीत हैं जो डॉक्टर सागर ने लिखे हैं, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं और टॉप क्लास सिंगर्स ने गाए हैं। तो ये पूरी तरह से एंटरटेन करेगा, एक क्यूट लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी में सब जुड़ जाएंगे, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, आज के और पुराने वाले भी। तो इट्स समथिंग लाइक वी एवरीबॉडी विल फॉल इन लव, अपने टाइप के कैरेक्टर से जुड़ जाएंगे लोग बाग कि नहीं मैं फादर हूँ, मैं लवर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं प्रेम करने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। टीचर का रोल भी बहुत अच्छा है, मुश्ताक खान साहब ने किया है। तो जी, मुझे पूरा विश्वास, हमारी टीम को शूट करने वाले लखनऊ की पूरी यूनिट ने, कि ये कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है और ये सबको पसंद है। अच्छा, जी इसमें एक और बहुत बड़ी चुनौती रहती है, जबकि इसके पीछे आर्थिक तंत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फिल्म बनाना अपने आप में आसान नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए बहुत। और जी तब तक आपको बहुत अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि एक फिल्म बनाने का एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है, और उसमें जितने बहुत बड़े-बड़े खर्चे आते हैं, तो वो भी आपके सामने वो चुनौती रही होगी ये फ़िल्म बनाने में? रैना साहब, एक कहावत है फिल्म बनाने वालों में कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनके लिए जितने दिन शूटिंग होती है, उनके लिए हर दिन लड़की की शादी होती है। हर दिन का शूट शाम को लड़की के शादी जैसा खत्म होता है। मेरी जब शूट वहाँ खत्म होती थी तो मैंने तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रखा था वहाँ पे, पर कोई चाय वाला आ जाएगा, कोई पानी वाला आ जाए, कोई डीजल वाला आ जाए, कोई पेट्रोल वाला आ जाए, कोई कैमरा वाला, जो डेली एक्सपेंसेस वाले हैं, उनको सबको निपटाना पड़ता है। और पूरे दिन में कभी ये मंगाना पड़ रहा है, तो किसी के चप्पल टूट गए, तो किसी का पंखा खराब हो गया, तो किसी के बालों का कुछ करना है, मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे शादी चल रही है। तो जितने दिन शूट होती है, लड़की की शादी कर रहे होते हैं। तो हमने बहुत सारी लड़कियों की शादी की ड्यूरिंग शूटिंग, आप ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरा ये कि आप मुझे और भी कई लोगों ने, मैं तो बहुत नया हूँ इस फिल्म मेकिंग में, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने मुझे, फिल्म प्रोड्यूसर्स ने बताया कि देखिए आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने बताया, बहुत सारा लोग बिजनेस कर सकते हैं, बट फिल्म नहीं प्रोड्यूस कर सकते। फिल्म प्रोड्यूसिंग इज समथिंग वेरी सीरियस बिजनेस एंड वेरी पैशनेट, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। हम अपनी कार में, सारे हमारे एक्टर्स थे, डायरेक्टर, जो मेन लीड एक्टर्स थे, मैं अपनी कार में खुद ड्राइव करके 6 बजे, मैं यहाँ पे मेरी आदत है देर से जगने वाला हूँ, लेट राइजर्स हूँ, फिर हमारा देर रात तक दिन चलता है, मतलब खत्म होता है। वहाँ मुझे 6 बजे हमारे एक्टर्स को होटल से लेके सारे लोग आते थे, पूरी 50 लोगों की यूनिट, बस 2-3 कारें आके, और मेरी कार में मेरे लीड एक्टर्स, डायरेक्टर, सबको लेके 6 बजे हम लोग निकल पड़ते थे। 40 किलोमीटर ड्राइव करके जाते थे, तो वहाँ पे शूटिंग होती थी। तो ये पैशन अगर प्रोड्यूसर का नहीं, अगर प्रोड्यूसर ये बोले कि नहीं मैं पैसा दे दूंगा और कोई बना दे, तो वो नहीं बनेगा। आपका पैशन वहाँ पे लोगों के कामों में भी दिखता है, सिंसियरिटी दिखती है, आपका लगाव दिखता है कि आप कितना प्यार कर रहे हो अपने काम को। सब लोग उतने ही सिंसियर हैं, लेकिन जो फिल्म बना रहा है, अगर वो इतना कनेक्टेड है कि नहीं यार मुझे अपने को ये चाहिए, आपको जो चाहिए ले लो, बट वी वांट दिस। और लकीली जैसा आपने बताया कि हमें हमारी टीम में वैसे ही लोग मिल गए हैं, जिन लोगों ने दिल लगा के, जान लगा के, सर करना है आज, पूरे दिन में 5 सीन खत्म करने हैं तो करने हैं। रात में 11 बजे तक हम लोगों ने शूट किया, एक्स्ट्रा वहीं खाने मंगाए, कितनी बार तो रात में डिनर हमने वहीं पे मंगाया कि चलो आज यहीं कर लो सब लोग, और 50 लोगों का डिनर मंगा के ख़त्म किया। बात पैसे की रही, तो पैसे का आपका पहला सवाल था और बहुत अहम सवाल होता है ये। तो इसमें ऐसा है सर कि जनरली हम क्या बहुत ज़्यादा पैसा संचय करने में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, और जीवन जीने के लिए हमारे पास हैं साधन बहुत सारे, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा संचय करना हम नहीं चाहते, तो हमारे पास जैसे पैसे आते रहते हैं, हम लिटरेचर फेस्टिवल में भी यही होता है, बहुत सीमित साधनों से करते हैं। आपने देखा होगा कि लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे जैसे लोग, हम 8 महीने पहले ही उसको अनाउंस कर देते हैं कि हम कर रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले लोगों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है। देखिए उसे बहुत पैसा लगता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप 8 महीने पहले अनाउंस कर दिए, तो देयर विल बी लॉस ऑफ फेस, देयर विल बी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर यू। So people don't announce it till the time they're not sure of the sponsorship and funds.
लास्ट में आप देखोगे कभी कभी 1 महीने पहले अनाउंस होता है, 15 दिन में फेस्टिवल होता है और खत्म हो जाता है। जैसे लोगों को पता चला कि हाँ मुझे फंड का इंतजाम हो जाएगा और तब कर लो। मेरे केस में क्या होता है ईश्वर की कृपा से कि हमारे पास फंड्स होते रहते। हमारा बिजनेस है, जैसा मैंने बताया कि अच्छा बिजनेस है, और हम लोगों का एक मिशन है बिजनेस के साथ में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, टेक्नोलॉजीज को, इंडस्ट्रीज को, रिटेलर्स को, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को। कोई भी बोला मुझे तो हम बोलते यार चाहो ना रात में भी काम करके आ जाएंगे, हमारे लोग, काम नहीं अटकना चाहिए किसी का। दैट इज हॉट द मिशन इज। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस चलता रहता है और हमें पैसा आता रहता है। तो हम वो पैसा ज़्यादा संचय करने के बजाय हम सोचते हैं चलो कुछ काम करते रहें, क्योंकि ये काम हम कर सकते हैं। जैसा हमने बहुत पहले भी बताया था संवाद शुरू होने के पहले, कि जो काम हम कर सकते हैं हमें करना ही चाहिए, हमें किसी और पे नहीं छोड़ सकते। अगर हमें कोई कहानी दिखानी है, हमें कोई फिल्म बनानी है, उसको स्क्रीन पे लाना है, तो आई कांट टेल समवन एल्स यार, आई कांट वेट कि समवन एल्स शुड मेक दैट काइंड ऑफ स्टोरी, हमारे लिए वो स्टोरी बनाए। अगर मुझे लग रहा है कि ये कहानी मेरी यूनिक है और मुझे इसको स्क्रीन पे दिखाना है और हम कैपेबल हैं, तो हमें करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। हम ये बोलते हैं अरे यार आजकल ऐसी फिल्में बनती हैं, आजकल वैसी फिल्में बनती हैं। अरे तो तुम बनाओ ना, अगर तुम बना सकते हो तो। बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी और आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ सिनिकल पर्सन, बट ये है कि अगर हम कर सकते हैं कोई काम तो हम किसी और को कहने की बजाय हमें खुद करना चाहिए ना, चाहे जो भी हो। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, माना कि चारों तरफ अंधेरा है, पर तुमको दिया जलाने से किसने रोका है? क्या जला बात दिया। क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। कब तक वैसे रिलीज हो रही है आपकी ये ड्रॉप आउट? हमारा जो टारगेट टाइम है, हम लोग सितंबर का प्लान कर रहे हैं। सितंबर में हम लोग इसको आउट कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और उसके आसपास उसके पहले सारे काम चल रहे हैं, हो सकता है पहले भी हो जाए। और हमारे बहुत सारे जो इंटीग्रेटर्स हैं, जो स्ट्रीमर्स हैं, उनसे भी बातचीत चल रही कि कहाँ पे करना है। तो जहाँ भी हो जाता है अच्छा एडजस्टमेंट, वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो हमारी तरफ जी, से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विषय आपने अच्छा लिया है। अब जब ये स्क्रीन पे आएगी फिल्म तो तब और मजा ही होगा, कुछ अलग मतलब आपका काम दिखाई देगा उसमें, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आपका एक और बहुत ही साहसपूर्ण कार्य आपने शुरू किया है, वो है पब्लिशिंग, प्रकाशन जी, का। तो इस काम में कैसे, क्यों आप कूद पड़े? मैं कूद पड़ना कहता हूँ वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा देखा कि जितने भी हमारे साहित्यकार मित्र हैं, लेखक मित्र हैं, वो प्रकाशकों से बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। क्यों हमारी पुस्तक नहीं छापते हैं, फिर छाप दिया तो फिर उसका रॉयल्टी नहीं मिलती है, उसका सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होता है। तो आपका क्या अनुभव है इसमें? इसके दो तीन पहलू हैं रैना साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पब्लिशिंग है ना, पब्लिशिंग भी एक बिजनेस है। बिजनेस मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिशर्स, बिजनेस फॉर पब्लिशर्स। इससे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई बार ऑथर्स को ये जानकारी नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ऑथर्स को भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आप ये देते हो स्क्रिप्ट, उसको पढ़ते हैं 3-4 लोग, 3-4 एडिटर्स होते हैं, they invest their time in this, and that is a time, that is a cost involved in this. Then there are the typesetting, then there are the कवर पेजेज बनाए जाते हैं, उनके आपको एडिट करके दिया जाता है, उससे बहुत सारे काम होते हैं। ऑथर केवल लिख के दे देते हैं, बहुत बार तो इतनी सारी गलतियां होती हैं कि आपको उसको रीराइट करने जैसा हो जाता है। तो इतने सारे जब काम इन्वॉल्व होते हैं, और फिर प्रिंटिंग होती है। पेपर बहुत महंगा है अभी। पेपर हमारा आप पिछले कोविड के टाइम से करीब 20-25% पेपर की कॉस्ट बढ़ गई है। प्रिंटर हैं, प्रिंटर मशीनें होती, बहुत बड़े बड़े प्रेस होते हैं जिनमें प्रिंट होता है, कलर प्रिंट होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है। तो इतना सारा जो इसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है, ये चीज़ हमें ऑथर्स को समझना पड़ेगा। ऑथर्स क्या सोचते हैं बहुत बार कि नहीं, मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया और मुझे ये किताब हमारी पब्लिशर छाप दे और हमें रॉयल्टी भी मिल जाए। और अब दे आर नॉट कंसर्न कि ये किताब उनकी बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। लेट मी टेल दी हार्ड रियलिटीज़। हार्ड रियलिटीज़ ये होती हैं, हम जो पब्लिश कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल पब्लिशर हैं, हम पैसे लेके नहीं करते हैं, बट हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है। अब मैंने बताया आपको क्या क्या कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व है, दैट्स ए ह्यूज मनी फॉर पब्लिशर्स। अब अगर जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं,
मैं बहुत अच्छे ऑथर्स को जानता हूँ, बहुत अच्छे ऑथर्स जो बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत नामी ऑथर हूँ, कई बार उनकी किताबें भी नहीं बिकती हैं। 10 किताबें नहीं बिकेंगी, 15 किताबें नहीं बिकेंगी, 50 किताबें नहीं बिकेंगी। अब वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें इतनी सारी टीम इन्वॉल्व है, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग है, प्रेस है, वर्कर है, बाइंडिंग वाला है, कवर पेज वाला, उसका पैसा कहाँ से निकालेगा? तो ऑथर्स की जो मिसगिविंग्स हैं, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं कई बार कि नहीं पब्लिशर मुझे ये नहीं देता है, पब्लिशर मुझे वो नहीं देता है। पब्लिशर की रातों में मेहनत करना पड़ता है, रातों रात टीम काम करती है इसमें। दिस ए ह्यूज मनी इन्वॉल्व इन दिस, दिस ए ह्यूज प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस। एंड अगर कोई भी ऑथर ये गारंटी दे दे कि नहीं मेरी किताबें बिक जाएंगी, आज के टाइम में 500 किताबें बिक जाएंगी, पब्लिशर विल गिव हिम इन आई एम हियर. If someone can say even confidently, don't give me in writing, tell me confidently that my 100 or 500 books will be sold, I will give you advance check of the royalty. I didn't find any person who can tell something like this कि मेरी 500 किताबें बिक जाएंगी. आपका किताब लिखने से कुछ नहीं होगा भाई. ऑथर्स को ये समझना पड़ेगा कि आपकी किताब पढ़ेगा कौन, आपकी किताब आपके घर के लोग भी खरीदेंगे क्या? दिस इज अ हार्ड रियलिटी. आपके रिश्तेदार भी खरीदेंगे क्या? मेरे पास तो आती हैं, मैं अमेजोन पे डालता हूँ, शेयर करते हैं, 25% डिस्काउंट भी दे देते हैं, 15% डिस्काउंट भी देते हैं. 5 किताबों के ऑर्डर आते हैं, 10 किताबों के ऑर्डर आते हैं. दैट इज वेयर ट्रेडिशनल पब्लिशर पब्लिशिंग इंडस्ट्री सफर्स. What we are trying to do, why I came into it, as you said, we want to be approachable. We want to tell these hard realities to the authors so they can understand. Okay, they will understand the price, and luckily my authors have been very good. They have been understanding genuinely what are the expenses involved in this, and they have been very cooperative in this. और जो लोग नहीं समझ पाते हैं उन लोगों को बताते हैं कि probably because of this reason and moreover maybe script is not that good, तो हम मना भी कर देते हैं. कुछ ऑथर्स के जिनकी किताबें हमें लगता है कि अपने आप बिक ही जाएंगी. देखिए, अगर 200-500 किताबें नहीं बिकती हैं तो वो खर्चा जो हम बता रहे थे अभी आपको, वो नहीं निकलेगा पब्लिशर का. नहीं निकलेगा तो पब्लिशर को कुछ करना पड़ेगा. Either he will charge money from you, or he will tell that you buy some books and do whatever you wish to do with that books. Then how the money will be recovered? Otherwise, how the publishing industry will work? What do you think that printing press को पैसा कहाँ से जाएगा? जो जिसने प्रिंट किया है, पेपर लगाया, बाइंड किया है, कवर पेज बनाया है, जिसने रातों में टाइप सेट किया है, 15 दिन तक एडिट किया है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? From where the money will come? This is how the publishing works. आपके माध्यम से जो ऑथर सुन रहे हैं उनको ये बातें समझनी चाहिए. एंड जिस दिन आपकी किताबें जी 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 बताइए. हाँ, मैं ये बता रहा था कि जिस ऑथर को इतना विश्वास हो कि हमारी किताबें देखिए, आप जानते हो, अब आपके जो कवि सर्कल में आते हैं लेकिन वो बोलते हैं गिफ्ट दे दो यार, एक रैना साहब अपनी किताब आपकी आई है, हमें गिफ्ट भिजवा दो. अब आप गिफ्ट भिजवाओगे, वो खरीदना नहीं चाहते 250 रुपए की किताब आपके अमेजोन से. आप गिफ्ट भिजवाओगे और कहीं से वो लेंगे तो वो किताबें बिकेंगी नहीं, तो पब्लिशर क्या करेगा उन किताबों का? हमारे यहाँ बंडल पड़े हैं किताबों के, आज भी नहीं बिकते हैं. तो दिस इज हार्श रियलिटी. और जो राइटर्स हैं वो सारा पब्लिशर को ब्लेम करते हैं कि नहीं पब्लिशर हमें ये नहीं देता है, पब्लिशर हमें वो नहीं देता है. कई बार तो कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, कई बार. तो कुल मिलाकर जो ये अब आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या आप इस काम को कंटिन्यू करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम डूइंग इट वेरी नाइसली एंड इट्स डूइंग गुड. दैट्स व्हाट आई सेड कि मेरे जो ऑथर हैं, आई एम वेरी हैप्पी. पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी गुड फॉर मी. लकीली आई हैव वेरी कैपेबल टीम. हमारी टीम बहुत कैपेबल है और वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. और हमारे ऑथर्स हैव बीन वेरी गुड. दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ऑल दिस, जो हम आपको बता रहे हैं. और हम ये भी उनको बताते हैं कि देखिए, हम आपके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप डिस्काउंट ले सकते हैं, बट यू हैव टू बाय सम बुक्स इफ इट इज नॉट ऑटोमेटिकली बीइंग, एंड दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. सी, वंस यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू सपोर्ट पब्लिशर. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, मैं तो जिस दिन अमेजोन पे डाला मेरी 1000 किताबें बिक गई, सर मेरे से आप एडवांस चेक लेके जाओ ना. मैंने बोला हुआ है अपने सारे ऑथर्स को, एडवांस चेक आई एम रेडी टू. मैंने 2-3 लोगों को दिया हुआ है. हमारे जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें आ रही, 11,000 का चेक मैंने किसी को दे दिया, किसी को कुछ दे दिया. रॉयल्टी के एडवांस चेक दिए हुए हैं हमने. बट आई नो कि उनकी किताबें 5,000 बिकने वाली हैं. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात. आप ऐसे ऑथर लेके आइए और मेरे से एडवांस चेक लेके जाइए सर. आई वांट यू टू प्रोपेगेट दिस. एडवांस चेक हम लाखों रुपए का दे सकते हैं. आई नो ऑथर्स जो हमें अप्रोच किए हैं, जिनकी किताबें 5,000, 10,000 बिकी हैं और बिकने वाली. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स सर. दिस इज अ कॉमर्स.
दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिजिकल थिंग्स आर इन्वॉल्व। राइटर तो क्या करता है, ऑथर तो क्या करता है, उसने लिख दिया, लेकिन उसके बाद का काम शुरू होता है पब्लिशर का, उसको मूर्त रूप में देना, उसको सॉलिड रूप में लाना, वहां पे कॉमर्स इन्वॉल्व होता है अच्छा, जी। उमा शंकर, ये किताबें न बिकना, इनका सेल नहीं होना, या पाठकों तक नहीं पहुंचना, क्या इसका कारण ये भी है कि जो कुछ भी आजकल लिखा जाता है सोशल मीडिया पर तुरंत उपलब्ध रहता है, और जो जो जिज्ञासा है उस कंटेंट की, वो किताब प्रकाशित होने से पहले ही सब कुछ पता चलता है? हाँ, वो भी है। एक आपने ध्यान हो, हम लोगों ने दिल्ली वाले एक प्रोग्राम में इसमें इस तरह का डिस्कशन भी किया था कि पढ़ने वाले पाठक कम होते जा रहे हैं। कोई बोल रहा था मेरे हस्बैंड ही नहीं पढ़ते हैं मेरी किताब, कोई बोल रहा था मेरी वाइफ ही नहीं पढ़ती मेरी किताब, मेरे घर के लोग ही मेरी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, और दूसरा ये है कि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। लोग बाग, आई वुड से, थॉटफुलनेस पे भरोसा कम कर रहे हैं अभी। उस तरह के पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि किसी न किसी किताबों पे ही इन्वॉल्व होंगे। देखो हमारे पास, आपको हमारी टेबल पे दिखाऊं ना, इसीलिए ये किताबें हैं, ये सारी किताबें हैं, और एक और है जिनके ऊपर हमने बहुत सारे रखे हुए, अगर आपको दिखा सकें। अराउंड आई हैव अराउंड 40 बुक्स इन ऑन माई टेबल। जब भी मन करता है किसी को हम देख लेते हैं। अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि लोग बाग, वो टाइम नहीं रह गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले हुआ करता था कि लेट मी लर्न समथिंग। आज आप अपने बच्चे को कुछ बताने जाओ तो मेरी डॉटर, मैं अपनी डॉटर को बोलूँ, नो आई नो, जस्ट कीप क्वाइट नाउ, आई एम डन। माय डॉटर सेज लाइक दिस, आई एम डन। सो शी इज नॉट रेडी टू लिसन इवन मोर देन वन सेंटेंस। तो आप ये समझ सकते हो कि किताबों के माध्यम से भी जिसको जो इंटरेस्ट होगा कि चलो हमें इनकी किताब पढ़ना है या मुझे थोड़ा इससे करना है, वो तो पढ़ लेगा। लेकिन सभी ऑथर ये सोचने लगे कि नहीं, मैं किताब लिख रहा हूँ और सारे लोग मेरी किताब को पढ़ेंगे, तो वो एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो डेटा है अपने पास अनलिमिटेड है अभी मोबाइल में, आपने जो बताया कि सब कुछ अवेलेबल है। अनलिमिटेड डेटा होना भी एक वही बात है कि आप दिन भर रील्स देखो, दिन भर सोशल मीडिया में आप जाके देख सकते हो, फेसबुक में, ट्विटर्स पे या इंस्टाग्राम में, सब जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं किसी ऑफिसर के साथ बैठा था, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर थे। मैंने किसी के बारे में बताया कि मैं, वो स्पीकर आ रहे हैं, बहुत नामी स्पीकर हैं। तो वो उनका जो जवाब था उसको सुन के मैं दंग रह गया था। फेस्टिवल के बारे में बात चली, मैंने बोला कि अब की बार हम उनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट के बता रहा था कि यार देखिए अब की बार हमारे फेस्टिवल में ये लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, आई नो इनको, उस तरह के उनके ट्विटर में मैं दिन भर देखता हूँ, ऐसे वैसे वैसे वैसे। तो आई वॉज टोटली ग्राउंडेड। मैं बोला यार, मतलब सब लोगों को सब कुछ ट्विटर पे मिल जाता है। मतलब हाँ, उनका रोज मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं उनका विचार भी पता चल जाता है, उनकी पर्सनालिटी भी पता चल जाती है, उनका रहन सहन, उनके अपने बीवी बच्चों के बारे में भी हमें पता चल जाता है। अब हम आपके फेस्टिवल में आके हम क्या सुने, उनकी बातें क्या सीखेंगे? बट दैट्स एन अबेरेशन। वो सबके लिए नहीं है, वो एक अबेरेशन है। मैं बता रहा हूँ, पर ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई में भी ऐसी भी बातें हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनकी किताब है ऐसी ही होगी, अभी छोड़ दो। पर पढ़ने वाले लोग भी हैं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, लोग पढ़ते भी हैं। बट हाँ, पब्लिशिंग भी बहुत हो रही है, प्रिंटिंग भी बहुत हो रही है। अपना दिस इज आवर इंडिया इज अराउंड सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट पब्लिशिंग कंट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा किताबें पब्लिश होती हैं। तो पब्लिश भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पढ़ने वाले भी हैं। उस रेशियो में आप समझ सकते हैं कि कम हो सकती हैं, बट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था उसका इशू तो है ही है। तो लोग बाग सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये पता चल गया। अगर आपको रियली कोई कंसर्न नहीं, कोई उसमें, जैसे फेस्टिवल की मैं बात कर रहा था, अगर फेस्टिवल में आने का किसी में आपको कोई बहाना चाहिए, तो या आप नहीं आना चाहते हो, कोई कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो कि नहीं यार उमा शंकर कर रहा है, चलो हम जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। या फिजिकली लोग देखते हैं तो हैं कैसे, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई अंडमान से आ रहा है, कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई आप जैसे JNK से आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, फिजिकली तो देखें JNK वाले रैना साहब कैसे दिख रहे हैं। ही लुक्स वेरी हैंडसम मैन, इवन एट 65 आल्सो ही लुक वेरी हैंडसम। तो रैना साहब को देखने ही आ जाएं। तो जिन लोगों को ये एक इंटरेस्ट नहीं होगा कि यार चलो रैना साहब को देख के आते हैं, उनसे मुलाकात करके फोटो खिंचाएंगे, तो वो फिर रैना साहब के बारे में वो फेसबुक में तो मिल ही जाए। तो ये अगर कुतूहल नहीं है इंसान के अंदर,
तो फिर ये जो फिजिकल चीज़ें हो रही, चाहे लिटरेचर फेस्टिवल्स है, चाहे किताबें हैं, चाहे फिल्में हैं, वो आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट ऑनेस्टली हमें इनका रिजल्ट मिल रहा है और सबको मिल रहा है, इनफैक्ट जो इस लाइन में है। बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, जी। आपने अब इतने साहित्य में है या सिनेमा बना रहे हैं आप, प्रकाशन वगैरह, लेकिन जो काम आपने रोजी रोटी के लिए रखा है, जिससे आपका मतलब जीवन यापन चल रहा है, तो वो किस किस तरह का, किस इंटरेस्ट का काम आप करते हैं वो? जीवन यापन का तो रैना साहब अभी ऐसा है कि हमारा बिजनेस का मैंने बताया ना, जो हमारा फिजिकल बिजनेस हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। ईश्वर की कृपा से हमने इसको 2001 में स्टार्ट किया था एंड दिस इज डूइंग वेरी गुड। और इनफैक्ट नॉट 2001, आई वुड से 2004। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी जो टेक्निकल यूनिट है जो सॉल्यूशन देती है, बारकोड सॉल्यूशंस, आरएफआईडी सॉल्यूशंस, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, जो आप बिल बनाते हैं, बिल रेस्टोरेंट में जाके जो बिल मिलते हैं वो भी हम लोग बनाते हैं, थर्मल रोल्स। तो ये सब बढ़िया चल रहा है। हमारी टीम बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग है, जो काम करते रहते हैं। दो आई एम देयर एज ए गाइडिंग फोर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम इनटू स्ट्रेटजिक डिसीजंस, जो हम ज़्यादातर स्ट्रेटजिक में डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इट्स डूइंग गुड, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू एक्सपैंड इनटू फिल्म तो मेकिंग तो एंड अदर। तो उमा शंकर जी, इतना कार्य कैसे संभाल पाते आप अकेले? तो आपने कोई अपनी टीम बनाई होगी, अपना ग्रुप बनाया होगा इस तरह से? हाँ, नहीं, हमारे परमानेंट 15-15 साल से 20-20 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लोग बाग। दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड दे आर वर्किंग हियर एज अ सीनियर। आई मीन सम पीपल आर देयर मोर देन 15 इयर्स, 20 इयर्स ओल्ड, दोज़ हू आर वर्किंग। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि हमें हमारे यहाँ से छोड़ के हमारे यहाँ पहले काम करते थे बहुत सारे लोग, जिन्होंने हम इसको एनकरेज भी करते हैं। They have started their own businesses, they have become entrepreneurs. वेरी एंड दे आर गुड। गुड एंटरप्रेन्योर्स। आई लाइक, वैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट आप बता सकते हैं इसको। हमारे यहाँ से 5-6 लोग ऐसे हैं जो जाके अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं, दे आर डूइंग गुड। तो हमारे यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होता है एंड पीपल आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग गुड एंड आई लाइक इट। क्योंकि हमें, जैसा मैंने पहले बताया कि हमें, हम ज़्यादा बातें करने की बजाय हम एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, एग्जीक्यूट करने क्या पे ज़्यादा बात है, बिलीव। क्या! बहुत क्योंकि बढ़िया, बहुत हम अच्छा। जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा कुछ करेंगे, जब हम कुछ करेंगे, तब जाके हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ दे पाएँगे, कुछ दिखा पाएँगे और वो हमारे ऊपर डिपेंड हो पाएँगे कि नहीं, नहीं, ऐसा हुआ है, मैं इससे आगे काम करूँगा। जैसे आप बचपन की बात कर रहे थे, मेरे माता-पिता जी जो थे, खेती-बाड़ी करते थे, किसान थे, खेती-बाड़ी है, आज भी है गाँव में। हमारा वहाँ भी घर घर भी है, खेती-बाड़ी है। बट वो एस्पायर करते थे कि मेरा बेटा हीरा है, कुछ बड़ा काम करेगा। तो अब हम एस्पायर करते हैं कि हमारी जनरेशन कुछ और करेगी, नेक्स्ट जनरेशन कुछ और काम करेगी। तो ये जो लेगेसी है हमें क्रिएट करना है, और वो हम क्रिएट बातों से नहीं कर पाएंगे, हमें करना पड़ेगा, हम सब करना काम पड़ेगा। से काम से क्रिएट करना है, वो काम काम करने करना के बाद। पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। और काम अपने आप बोलता है, हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स थ्रू, या मीडिया के थ्रू बता सकते हो अपने काम को, बट काम अगर करोगे तो अपने आप पहुँच जाएँगे लोगों तक, वो काम पहुँच जाएगा। तो बहुत ये बढ़िया। अच्छा, अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं जी। देख रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा इवेंट जो अहमदाबाद में शुरू किया है, वो है हुँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। तो जी। ये मुझे लग रहा है उसके 10-11 तो हो गए हैं शायद, 10 साल। हाँ, अभी हम लोग 10वां एडिशन कर रहे हैं, 10th एडिशन कर रहे हैं अभी। अब आप 10th और एडिशन कर रहे हैं, तो ये 10th प्रेरणा एडिशन कर कैसे रहे हैं। मिली? हाँ, कैसे ये मिली 11। आपको? और इसका क्या आप क्या अपने आप में क्या उपलब्धि मानते हैं, अचीवमेंट क्या मानते हैं? मैं एक्चुअली बताऊँ रैना साहब कि जो भी लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं पर्टिकुलरली, उन सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी खुश करने वाली बात ये है कि अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ने हमें बनाया है एक्चुअली। हम उसको बनाने की बात नहीं कर सकते, हम इवॉल्व हुए हैं उसके थ्रू। क्योंकि हम पहले प्योर जॉब में थे, फिर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उसने हमें जो आज है वो हमें बनाया है। दो आई हैव इन्वेस्टेड मनी, बट एज ए पर्सन जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के थ्रू एज ए पर्सन हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और लोगों की, जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं, सारी टीम है, स्पीकर्स हैं जो हर साल आते हैं, सब लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। सबको, अभी एक बार आए हैं, लास्ट ईयर आप आई थे, आपने देखा ही होगा। और
सब लोगों को उससे एक लगता है कि नहीं, वैल्यू एडिशन होता है हमें मिलने से, बात करने से, क्रिएट करने से। पर्पज़ मेरा यही होता है हर साल कि कुछ नए थीम लेके लाए जाएँ और नए लोगों को मौका दिया जाए। बहुत बार लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हमें आपने नहीं बुलाया है दोबारा या दोबारा। तो या कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-4 साल से हमें फ़ॉलो अप कर रहे हैं, मे बी मोर देन दैट, और मैं नहीं बुला पाया हूँ, उसके लिए लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि इनके सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और हमारे टाइम ऐसे होते हैं, थीम ऐसा होता है। जैसे इस बार हमारा है लिटरेचर एंड सिनेमा। अब इस बार हमने लिटरेचर और सिनेमा इसलिए भी रखा है क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से थे, तो आप जानते हैं कि सिनेमा कितना बड़ा, सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल मीडियम जो है वो सिनेमा है। लिटरेचर भी उसी तरह का है, किताबें उन्हें लोगों के जीवन बदलते हैं। तो लिटरेचर और सिनेमा का क्या कनेक्शन है आपस में, इनका क्या इम्पैक्ट होता है समाज में, इसके बारे में है। तो उसी से रिलेटेड हमें स्पीकर्स भी चयन करने पड़ते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से लाने पड़ते हैं, डिफरेंट रीजन से भी लाने पड़ते हैं टू मेक इट ए मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे कुछ रह जाता है। तो हम ये बोलते हैं कई बार कि देखिए ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, हर साल आता है और आता रहेगा। 12 साल का इंतजार मत करिए, हम इस बार नहीं तो अगले साल जरूर बुला लेंगे जब भी थीम मैच करेगी। तो नहीं, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा उमा शंकर जी, जी कि वैसे हम देखते हैं कि आए दिन अब ये लिटरेरी फेस्टिवल्स होते रहते हैं, साल में 2-2 बार, 3-3 बार, हर एक शहर में, हर एक गांव में। अब गांव वाले लिटरेरी फेस्टिवल भी शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे इस तरह से। तो आपका ये जो इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, इसमें मैंने ये देखा है आप केवल लिटरेचर पर ही नहीं बल्कि संगीत पर भी बात होती है, सिनेमा पर भी बात होती है, व्यापार पर भी बात होती है। और वो इस तरह से आपने बुना होता है कि केंद्र बिंदु में साहित्य रहता है, उसमें लिटरेचर रहता है उसमें। तो आपकी क्या कोशिश है, आपका क्या प्रयास है, किस तरह से आप इसको एक यूनिक, एक डिफरेंट बनाना चाहते हैं? रैना साहब, मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये बता रहे थे कि देखिए सब कुछ साहित्य ही है, कुछ ओरल है, कुछ रिटन है, कुछ लाइक जर्नलिज्म इज ए हेस्टी लिटरेचर, लिटरेचर रिटन इन हेस्ट। अभी रात में बैठे डेस्क पे एडिटर बैठा और टक 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 उसने लिख दिया, वो भी लिटरेचर ही है। तो एवरीथिंग इज लिटरेचर। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं लिटरेचर में आके क्या करूंगा, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं उनको बताता हूँ यार बाथरूम में आप गाने गाते हो, पक्का गाते होगे गाना। मेरे 2-4 फ्रेंड है, बोलते यार मेरा तो लिटरेचर। मैं बोला यार सब कुछ लिटरेचर ही है। आप बाथरूम में गाना गाते होगे, आप फिल्म देखने जाते हो, उसके वो लिटरेचर ही है, उस कहानी पे बनी हुई है फिल्म। तो ये सारी चीजें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो लिटरेचर से जुड़ा नहीं है। तो चाहे वो क्रिएटिविटी है, जब मैं आप बात कर रहा था बिजनेस की, तो वो क्रिएटिव लिटरेचर है, हमारा क्रिएटिविटी है। हम बताते हैं, कई बार हमें बिजनेस वाले बुलाते हैं कि नहीं मुझे ये करना है ऐसे, और तो हम उनको बता देते नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं लोगो ऐसा बना दीजिए, तो आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी हर जगह है, चाहे वो बिजनेस की बात करें। हमने क्रिएटिव पहला जो सेशन था 2016 में, हमने जो फर्स्ट एडिशन किया था अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, उसका जो फर्स्ट एडिशन था उसमें हमने उसका थीम ही रखा था एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिविटी। तो अभी हमने एक सेशन रखा था इसके पहले, उसमें बात ही यही हुई थी जो एंटरप्रेन्योर हैं, अगर अपने यहाँ 200 लोग एम्प्लॉई हैं सपोज आपके, अगर वहाँ पे आप छोटा सा लिटरेचर क्लब खोल दें, पोएट्री क्लब खोल दें, और लोग शाम को आपकी कैंटीन में बैठ के लंच के टाइम पे या शाम के टाइम या वीक में 1-2 बार कविताएं पढ़ने लगें या कहानियां सुनाने लगें, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए और हो सकता है उनका जीवन और संतुष्ट लगे। और रैना साहब आप को विश्वास होगा क्योंकि आप लिटरेचर वाले हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। क्या हमारे बात है। अहमदाबाद में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके यहाँ लिटरेचर क्लब खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स में लिटरेचर क्लब खुले हुए हैं, और क्लब्स में, और दूसरे जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके यहाँ लिटरेचर क्लब खुलने लगे हैं, जो अपने लोगों को एनकरेज करते हैं कि आके कविताएं सुनाओ, कहानियां सुनाओ, लिखो पढ़ो कुछ। और ऑनेस्टली इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आपका टाइम, हम एंटरप्रेन्योर्स को ये एनकरेज करते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो बंदा खुश होकर आएगा। आप कवि सम्मेलन में जाते हो, कविता सुनाने के बाद आपको कितना खुशी आती है, खुशी होती है, तो मजा आता है ना। 2-3 दिन हैंगओवर में रहते हैं, अरे हमने वो इतनी कविता सुनाई, इतनी तालियां बजी। कवियों को देखो ना, मस्त हो जाते हैं कविता सुना के। तो वो आपका एक्सप्रेशन है, अगर वो निकल गया ना तो आप इतना काम करोगे कि सबसे खुश होकर ही बात करोगे, ठीक से ही काम करोगे। तो हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि अगर लिखने पढ़ने वाला बच्चा है, किताब लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो हो सकता है अच्छा प्रोडक्टिव ना हो, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाए। तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। कई बार हम नहीं समझते इस बात को। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो बंदा
कहीं उसको एक लत की तरह ना लगा ले कि वो हट जाए, बट लिमिटेड क्रिएटिविटीज सब जगह होती है। तो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल को हम इसीलिए अलग से नहीं देखते, हम ये देखते हैं जीवन का जो पूरा संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण जीवन में सब कुछ है। आपका आपका बिजनेस भी क्रिएटिव हो सकता है, आपका राइटिंग हो सकती है, आपका उठना बैठना गाना सुनना, आपकी सुबह सुबह की एक्टिविटीज, आप सुबह वॉक कर रहे हो, आपके दिमाग में थॉट आते हैं, आपका एक शब्द, मैं दिल्ली वाले प्रोग्राम की याद कराता हूँ जिसको आप चला रहे थे, उसमें चौधरी साहब आए थे, वो बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, मुझे याद आ रही उनकी एक बात। वो बोल रहे थे कि आप अगर कविता या कहानी को एक शब्द या दो शब्द या तीन शब्द या 10 शब्दों में कह सकें तो कितनी बढ़िया बात होगी। आप कितना उसको कंसाइज कर सकते हैं, कितना संक्षिप्त में कह सकते हैं। आप अगर लंबी लंबी कहानियां लिखोगे कई बार या कविताएं लिखोगे तो हो सकता है उनकी भी अपनी जरूरतें, उनकी भी अपनी उपयोगिता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबी चीजों की, बट अगर आप उनको और कंसाइज कर सको तो देखिए उनका कितना फायदा होता है। कई बार एक शब्द आप बोलिए, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एक शब्द में पूरी बात कह देते हैं। आपको पूरी लंबी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक शब्द ही सब कुछ, पूरी कहानी है, अपने आप में कहानी है। एक एक फोटो ही कहानी होता है और एक शब्द भी कहानी हो सकता है। तो इस तरह की राइटिंग पे अगर हमारे राइटर लोग काम करना शुरू करें, डेली एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आप वॉशरूम सिंगर हो, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो, चाहे आप कविता लिख रहे हो, चाहे आप संगीत वाले हो, चाहे किसान हो। आपकी बार मैं उत्तर प्रदेश में जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, रामचंद्र वर्मा जी आ रहे हैं, 8वीं ड्रॉप आउट हैं, 8वीं पास होने के बाद। उनके 274, अभी मैं गया था वहाँ पे शूट हुआ था हमारा, 274 एकड़ जमीन को उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में गाँव के लोगों की जिंदगियां बदल दी। क्या और वो बात, क्रिएटिविटी है, वो टोपी लगा के, चश्मा लगा के खेतों में इस तरह घूमते हैं, आप उसमें कविता बना सकते हो, खुद कविता है अपने आप में। आप उनसे मिलोगे तो वो एक कहानी है अपने आप में, उसमें आप फिल्म बना सकते हो। तो वो आप कोई बोलेगा कि यार इन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो 8वीं से स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए, इनको आप कैसे लिटरेचर फेस्टिवल में, इनकी क्या उपयोगिता है? उनका पूरा जीवन ही लिटरेचर है, उनकी पूरा जीवन ही कविता है। वो सुबह से लेके चिड़ियों से, कुत्ते से लेके वो जो कर रहे होते हैं ना, वो सब लिटरेचर है। एवरीथिंग इज लिटरेचर। दैट इज व्हाई आप हमारे यहाँ सब कुछ पाओगे, क्योंकि हम अच्छा सब चीजें। इस बार का जो ये आपका फेस्टिवल है अब आने वाला है, तो जी, कैसे डिफरेंट होगा ये पिछले फेस्टिवल से आपका ये? इसमें हमने थोड़ा सा यही रखा है कि एक तो क्योंकि लिटरेचर और सिनेमा है तो हम इसको सेलिब्रेट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा आपको म्यूजिकल इवनिंग्स मिलेंगी, सिनेमा पे थोड़ी ज़्यादा बातें होंगी, क्योंकि आपकी बार हमारा भी सिनेमा से ज़्यादा जुड़ाव हो गया है। पिछले में भी था, हमारी 2 फिल्में तो आ चुकी थी शॉर्ट फिल्में, बट अभी हमारी शायद बड़ी फिल्म भी रेडी हो जाएगी बाय दैट टाइम। तो उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, दूसरी जगहों के जो लोग हैं पूरे इंडिया से, और कुछ फॉरेन के लोग हैं। अभी हमारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, जो फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन ऑथर्स भी आने वाले हैं, जो पर्टिकुलरली लिटरेचर और सिनेमा के महत्व को बताएंगे। क्योंकि सिनेमा हमारे देश की, रैना साहब, आपको तो आपके माध्यम से ये बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर रहा है जो सिनेमा है, जो फिल्म इंडस्ट्री रही है। आप विदेशों में चले जाइए, आज भी अपनी फिल्मों के गाने और फिल्मों की कहानियाँ और फिल्मों के एक्टर के नाम से लोग बाग पहचान लेते हैं। अच्छा आप उनके देश के हो, अच्छा आप उनके देश के हो। तो ये हमारा बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। तो इस सॉफ्ट पावर को हम इसको कैसे, और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को कैसे और बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा होगा कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के बहुत सारे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे काम कर रही हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे काम कर रही हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए बोर्ड बन गए हैं, लाइक यूपी बोर्ड बन गया है, बिहार में बोर्ड बन गया है, बहुत सारे स्टेट्स ने बोर्ड बना दिए हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको सब्सिडी भी देंगे और आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, इस पे हम ज़्यादा बातें करेंगे कि इस तरह से, क्योंकि देखिए रैना साहब, आपने पहले भी बताया था लोगों को, आज आपके प्रोग्राम में कभी पहली बार ये बात कर रहा हूँ कि हमारा फेस्टिवल बहुत छोटा फेस्टिवल है। अगर और बड़े फेस्टिवल की बात करें, ये फेस्टिवल भी कम से कम 15-20 दिन के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे देता है। हमारे प्रिंटिंग वाले हैं, हमारे डिजाइनर हैं, दे गेट गुड मनी। हमारा फोटोग्राफर है, वो इंतजार करता रहता है इधर कब आ रहा है फेस्टिवल। हमारा केटरर है, हमारे वेन्यू वाले हैं हमारे। तो दिस इज समथिंग लाइक कॉमर्स। We are creating jobs. I mean, literature festival is also creating jobs. So this is a creative industry which needs to be focused more by the creative people, by the agencies, and by the people involved into it. क्योंकि आप केवल लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। अभी हमने फिल्म में काम किया,
आपको याद होगा कि सॉरी मैं बताने की कोशिश करूं, पहले नहीं बताया। 140 लोगों को मैंने यूपी के जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो हमारा जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे, 140 लोगों को, लखनऊ और बाराबंकी के आर्टिस्ट को हमने बुलाया था, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे रोल हैं, कभी फ्रेंड का रोल है, कभी स्टूडेंट्स के रोल हैं, कभी बस में बैठने वाले 140, एंड आई हैव पेड मनी टू देम, सो दे गॉट मनी फॉर दिस पर डे के हिसाब से। बस वालों को, टैक्सी वालों को, मतलब ये क्रिएटिव इंडस्ट्री, वो लोग बड़े खुश होके आ गए कि उनको पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और उनको सुविधाएं मिल रही हैं, और उनको बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बैठने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, फोटो खिंचाने को मिल रहा है। तो ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को हमें और किस तरह से फोकस करने की जरूरत है, इसमें फंड का इनफ्लो कैसे हो। देखिए, मैं कैपेबल आदमी हूँ, मेरे पास फंड पड़े हैं, मैंने अपने पैसे निकाले और हमने बोला कि नहीं, मुझे 20 तारीख से शूटिंग शुरू करना है, तो मैं 20 तारीख से शूटिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग क्रिएटिव भी हैं और उनके पास सब तरह के साधन भी हैं, लेकिन फंड्स की कमी है। तो वहाँ पे हम सब लोगों को, समाज के लोगों को, एजेंसीज को, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज को, और जो कैपेबल बिजनेसमैन हैं, उन सब लोगों को इस इंडस्ट्री में भी हिस्सा बटाना चाहिए। आप स्टेक होल्डर हो जाओ ना। सी, बिजनेसमैन को स्टेक होल्डर बन जाओ। अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो स्टेक होल्डर हो जाओ, यू विल सर्टेनली गेट ए गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट, आपको रेवेन्यू मिलेगा उससे। तो इस बहुत पे हम बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक एक तरह का संगीत पर, म्यूजिक का कोई इस तरह के इवेंट आपने शुरू नहीं किए जो विच इज टोटली डेडिकेटेड टू म्यूजिक? एक्चुअली हम फेस्टिवल में तो करते हैं। लास्ट टाइम ध्यान हो तो लास्ट टू लास्ट हमारे रूहानी सिस्टर दिल्ली से आई थी, उन लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था। इसके पहले कजाकिस्तान के लोग आए थे, उन्होंने बैले डांस किया था। मतलब हमारे शाम के प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ म्यूजिकल तो होता है, बट प्योरली म्यूजिक के बारे में हमने अभी नहीं किया है। बट आपने बहुत बढ़िया याद दिलाया। कल मैं बात कर रहा था अपने डायरेक्टर से, ओमकार जी से, कि अपने एक फिल्म फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या मे बी बात है! स्टार्टिंग विद अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। और उसकी रूपरेखा एक्चुअली हम लोगों ने तैयार भी किया था। नंदा साहब को याद करता हूँ, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे हमारी बात भी हुई थी लास्ट ईयर की, अपने लेट अस स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, और उन्होंने हमें वेन्यू भी सजेस्ट किया था कि यहाँ पे कर सकते हैं। तो हो सकता है हम लास्ट ईयर ही कर दिए होते, बट होपफुली सर्टेनली इन द फ्यूचर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जरूर आप देखेंगे, जिसमें हम एटलीस्ट शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग करना शुरू करेंगे। और हाँ, म्यूजिक का भी जरूर करने वाले हैं, क्योंकि म्यूजिक का भी एक, वैसे अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल लेवल का सब तक, पर और सब बहुत सारी चीजें हैं, जगहें सब चीजों के लिए हैं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बड़ी उपलब्धियां है आपकी, इसलिए आपको हम बहुआयामी व्यक्तित्व कहते हैं। आपने तो थैंक यू सो मच सर। सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य में और प्रकाशन में, म्यूजिक में, फेस्टिवल्स में, ड्रामा में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और साथ साथ में आप अपने जो आपका व्यवसाय है उसमें भी आप पूरे संलग्न हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस बातचीत के दौरान आपको लगा कि कोई बात जो आप कहना चाह रहे थे, और हाँ, कुछ मैं कहना एक चाह बात रहे कहना चाहता हूँ, अभी याद आई मुझे आपसे बात करते करते। वो ये है कि देखिए, अभी हम सब लोगों को डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, हमें डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहना पड़ेगा, और हमें कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। हमारा देश अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, और हम सबको इंडिविजुअली भी कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस ये है कि अब जैसे फेस्टिवल की बात हुई, आप ये सोचो कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, हमें कुछ हो सकता है कि मैं ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, ज़्यादा लकी हूँ कि हमारे पास साधन है, और हम अपने पास अपने इकट्ठा कर सकता हूँ साधन, और हम प्लान करके अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। हमने सारा सामान उठाया यहाँ से, अहमदाबाद से लखनऊ डंप किया, और चलो शूटिंग करते हैं, और प्रिसाइजली जिस दिन चाहिए था हमें उसी दिन खत्म करके वापस आ गए, बिकॉज हमारे पास साधन है, हमारे पास फंड भी थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होंगे, लेकिन हमें अब ये बात सोचना पड़ेगा कि हमें वो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, हमें लिमिटेड साधनों में, लिमिटेड साधनों के साथ अपने इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और हमें ये करना पड़ेगा कि नहीं, ये हम करना चाहते हैं। मैं एक और एक्टर हैं मुंबई के, मेरी अच्छी जान पहचान है उनसे, तो बताने लगे कि देखो, मैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, जिससे मैं अपनी फिल्में बना सकूँ, मैं अपने अपने पैशन को जी सकूँ। नहीं तो पता लगा कि हम जब अपने जीवन के अंतिम समय में बैठे होंगे तो हमें बड़ा गिल्ट रहेगा कि यार ये रह गया, ये नहीं कर पाया, जबकि मैं कर सकता था, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मेरे अंदर दिमाग था और सब कुछ था, लेकिन क्योंकि साधन नहीं थे मेरे पास पैसा नहीं था या फंड नहीं थे, तो बोले कि मैं अभी मेहनत उसमें भी कर रहा हूँ,
मैं मेहनत इसमें भी कर रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सब काम करूँ, पर मैं सुबह से शाम तक 9 बजे तक मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठ भी रहता हूँ। मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट ए बिग मैन, आई एम वेरी 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 स्मॉल मैन, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हम ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने साधन अपने आप जुटाने पड़ेंगे। हमें सबके तरफ ऐसे नहीं कि यार ये मुझे स्पॉन्सर कर दें, सरकार से मुझे ये मिल जाए, हमें वहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, तब मैं कुछ करूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहोगे तो कर पाओगे। आपको साधन जुटाने पड़ेंगे। आपको अपने खर्चे से निकालो यार। आप अपनी ट्रैवल कम कर दो, वर्ल्ड ट्रैवल कम कर दो। ये बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल तो करेंगे, लेकिन जहाँ पे छोटी से एक कवि सम्मेलन करना हुआ है कविता वाले को, या कोई एक छोटा सा म्यूजिक का प्रोग्राम रखना हुआ, पैसे नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है हमारे पास। अगर और वो पैशन है, ऐसा नहीं है पैशन नहीं है लोगों के अंदर, गाना चाहते हैं लोग, सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, पर्टिकुलरली हम सारे लोगों को, जितने लोग भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या अदरवाइज कभी से पता चले उनको, कि हमें कैपेबल बनना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। लोग जुड़ेंगे, मेरे साथ यही होता है, सब लोग जुड़े। अभी जैसे मैंने फिल्म बनाई, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ कितनी बड़ी फिल्म बना पाऊँ। अब जब फिल्म बनेगी तो आप देखोगे कि ये कितने बजट की बनी हुई होगी, उसमें जैसे इक्विपमेंट यूज किए गए हैं, जिस तरह की लिरिक्स लिखी गई है, जिस तरह से डायरेक्शन हुआ है, कैमरामैन जिस तरह के थे, जिस तरह के एक्टर थे, आप ये देख के आपको ये लगेगा कि यार ये उमाशंकर ने बनाई है। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? उतना पैसा नहीं लगा सर। ये कहाँ से हुआ? लोगों का प्यार। लोगों ने बोला आप आ रहे हो ना यार, आप काम कर रहे हो, इस लाइन में आए हो, आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो काम करने की। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पीपल, माई एक्टर्स, लीड एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, टीम पीपल इन लखनऊ एंड हियर। अरे उन लोगों के लिए मेरे दिल में इतनी जगह बन गई, इतना प्यार हो गया कि वो लोग बोले आप सर मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो काम करने की। एंड दे टू सम पीपल टू वेरी वेरी लेस मनी, आई वुड से, एंड क्या दैट बात है, क्या वर्क। बात है, तो बहुत बढ़िया हमें बात। थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा जज्बा दिखाना पड़ेगा, लोग बात जुड़ेंगे। लेकिन आप ये सीधे सोचो कि मुझे खीर बनानी है, हमारे घर में दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और बोल रहे हो बनाना है। कुछ तो करो यार, कुछ तो इंतजाम कर लो, चावल इंतजाम कर लो, कुछ चीजें कहीं से आ जाएंगी, कुछ इधर से आ क्या जाएगा, बात कुछ है, उधर से आ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत प्रेरणादायक बातें कही, और मुझे लग रहा है कि आज का बहुत युग लंबी बात हो गई एक्चुअली, हम आपको नहीं पहले नहीं बताने वाले थे कि थोड़ा शॉर्ट रखें तो अच्छा है, नहीं लेकिन बातें नहीं, लंबी हो बहुत गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 1 घंटा लगभग 8-9 मिनट हो गया हाँ, कार्यक्रम, ज्यादा बहुत हो गया, अच्छी थोड़े शॉर्ट वीडियोस शान। आर हैव मोर रीच, इनफैक्ट शॉर्ट नहीं वीडियोस नहीं, की रीच लेकिन ज्यादा लेकिन लेकिन बहुत अच्छी बातें कही आपने। और हमारे मित्र कहाँ से जुड़े नहीं थे, मैं कुछ नाम तुरंत लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सबको अनदा, आप थैंक्स बोलिए और मेरी तरफ से भी थैंक्स बोलिए कि आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग बाग जुड़े और सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अभिरेज सिंह जुड़े हैं, अनदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी है, कुसुम डोगरा जी जुड़ी है, कुसुम धर जी जुड़ी है, और इस तरह से प्रतिभा जैन जी जुड़ी है। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। और आप क्या और आप कहना सब चाहेंगे, लोग, 2 शब्द? मैं अब सब जी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, और जो अभी सुन रहे हैं और जो बाद में सुन रहे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें लाइव सुना। और जो लोग बाद में सुनेंगे मेरी बात, तो उनको भी सुनाई पड़ेगी कि आप सब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना, और जो मैं बात कर रहा था उन पे सोचने की कोशिश करना कि हमें कितना इंडिपेंडेंट फील करना है अपने कामों को करने के लिए। लोग जुड़ेंगे। मेरा आज के सेशन का अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है तो मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी चीजें तो करीब करीब सब जानते ही हैं। मैं जब लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया था 2016 में, शॉर्ट में ये बताऊं तो मेरे पास ना तो बिजनेस उतना बड़ा था, 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, बिजनेस भी बढ़ जाता है, छोटा ऑफिस था उस टाइम पे, छोटी टीम भी थी। लेकिन उस टाइम भी मैंने हिम्मत दिखाई थी कि हमने फेस्टिवल अरेंज किया था, और उस टाइम भी हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था जो जिनमें हमारा बहुत पैसा भी खर्चा हुआ था। बट उसके बावजूद हमने किया था और लोग जुड़े और साधन भी जुड़े। तो मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ आज तक जुड़े हुए हैं। देखिए अकेले जर्नी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन लोग क्या बात। जुड़ेंगे जरूर। आप हिम्मत दिखाइए। मैं खुद भी बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं खुद ही जुड़ जाऊंगा, मैं खुद मदद करूंगा साथ में। आप आइए क्या हमारे पास, बात। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं चलिए, और मैं उनके साथ जुड़ता हूँ। तो बहुत कोई भी अच्छा अगर लगा। कोई लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं खुद भी जुड़ता हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद बस इतना आपका। ही बोलना था। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बातचीत हुई। और आप बाद में जो कमेंट्स आए हैं उनको देख लीजिएगा, उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और उमाशंकर जी, आपने इतना समय दिया हमारे साथ, आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा थैंक यू सर, लगा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट इतनी सारी खुल के बात करने का मौका, और आप जिस तरह से सवाल करते हैं, आपका अनुभव और आपका ज्ञान, आपका आपका उसकी वजह से इतनी सारी बातें हो पाई। इनफैक्ट इंक्विजिटिवनेस जो होती है, जो बात करने का तरीका होता है, इसकी वजह से इतना लंबा हो पाता है, नहीं तो होता नहीं।
दिस इज ऑल बहुत क्रेडिट टू यू इनफैक्ट, इतनी सारी बातें निकलवाने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो उमा मच। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े थे श्री उमा शंकर यादव, जो साहित्य, सिनेमा, प्रकाशन और अन्य कार्यों में बहुत ही तत्परता के साथ कार्य करते हैं। और खास करके जो उनका अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल होता है, अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। मैं उन मित्रों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे। पुनः अगली बार एक और प्रतिभा को लेकर हम आपके समक्ष होंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।